हम लोग शुरू करते हैं। विद्युत रसायन हमारा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पे हम ये स्टडी करते हैं कि जहां पे आयंस का अभिगमन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस फिनोमेना को बोलते हैं विद्युत रसायन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है हमारा जो ये स्टडी है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to carry out chemical reactions that do not proceed spontaneously। मतलब केमिकल रिएक्शंस बहुत से जो अपने आप नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमारा विद्युत रसायन एक बड़ा स्रोत है। यहाँ जो आप देख रहे होंगे ये हमारा एक इको फ्रेंडली एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग कुछ इस तरह का ले कि जिससे हमारा जो है इको फ्रेंडली भी हो और नुकसान भी ना हो इन्वायरमेंट का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विभिन्न प्रकार के मेटल्स हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन फ्लोरीन, क्योंकि इनका जो है अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपना एक इनका एक गुण होता है, चाहे वो धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को शो करें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करें। इन सभी मेटल का यूटिलाइजेशन उनके यौगिकों के रूप में हम सेल्स में करते हैं। सेल्स के रूप में किया जाता है इनका प्रयोग। तो सेल या बैटरी के रूप में हम लोग करते हैं इसकी स्टडी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो प्रकार के सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हमारा है डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है हमारा दो तरह का होता है, वोल्टेइक और इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब जानते हैं क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब होता है जहां पर हमारे वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस बिगिंस in presence of electrolyte or in presence of any solvent, and the energy is produced in the form of electromotive force or induced potential to the out source। तो उसे ही हम बोलते हैं these are the packets and known as electrochemical cells। तो इनकी जो बाइंडिंग होती है, जो पैकेट्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के रूप में कहलाते हैं। ये हमारे दो तरह के होते हैं, वोल्टेइक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो वोल्टेइक सेल्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो इसमें जो एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी हम लोग स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे। इसका जो एप्लीकेशन होता है वो हमारा मोबाइल्स में है, रेडियोज में है। वोल्टेइक सेल के बहुत से एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, सेल्स के रूप में भी है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हमारा जो है नेल्सन सेल यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ली जाती है और केमिकल रिएक्शंस हमारे कन्वर्ट होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग जैसे कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन करते थे, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। नेल्सन सेल द्वारा कास्टिक सोडा का बनना यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नेल्सन सेल मेथड हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की पहचान ये है कि इसमें ढेर सारे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले वोल्टेइक सेल ही लेते हैं। वोल्टेइक सेल में दो फिनोमिना आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हम इस तरह से समझेंगे, व्हेन अ मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ सिल्वर है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सिल्वर प्लस में आ गया यानी ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसे हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह एक पॉजिटिव वाला या इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट गई, +1 से 0 हो गया, दैट इज रिड्यूस्ड, तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। जिंक जो है अगर इलेक्ट्रॉन तो लूज करता है तो जिंक आयन में प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हमारे किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जहां पर रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है विच इज ट्रांसफर्ड or taken by an element depending upon the nature of oxidized nature or reduced nature।
ये डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है, ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं कि रिडक्शन। तो हम लोग अगर एक बार यहाँ पर देखें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हमारा जैसे मेटल्स का मेटल आयन में कन्वर्जन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब हो गया जहां पर मेटल्स रिड्यूस हो जाए, वो रिडक्शन हो गया। ये सारे एग्जांपल ऑक्सीडेशन के हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फेरस आयन का फेरिक में कन्वर्जन या एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम में कन्वर्जन, ये रिडक्शन को शो कर रहा है। आप लोग भी साथ में इसको देखें और समझते जाएं। जो दूसरा रिएक्शन है वहां एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। जबकि जो तीसरा अगर हमारा केमिकल रिएक्शन ले लें, H2O जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो हाइड्रोजन गैस और 2OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज रिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय द कंपाउंड। तो इस जगह आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ है। ये रिएक्शन ये शो कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड है दैट इज ऑक्सीडेशन, अगर लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज रिडक्शन। अब बात करते हैं वोल्टेज सेल में कि वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रोड गया था, तो ध्यान दीजिए। तो इस जगह देखिए हमारा जो कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं आपके सामने। जो हमारा डेनियल सेल है इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि यहाँ एक पोरस फिट होता है जिसके दोनों ओर हमारा जो है इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी से पास हो जाए। यहाँ पर देख रहे हैं आप जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीन ग्रीन जो है वो पास होकर के कॉपर की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। यानी जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है जबकि कॉपर रिडक्शन। जिंक की क्षण देखिए धीरे धीरे क्या हो रही है, गल रही है, यानी ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड व्हाइल रिडक्शन अकर्स एट द कैथोड। यानी ये तो हम लोग को क्लियर हो गया कि ऑक्सीडेशन जो है एनोड पर होता है जबकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एनोड पर क्यों होता है? क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल, जबकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनों का जो है ऐसा क्यों होता है, देखिए आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर इस जगह देख रहे हैं, यहाँ पे मेटल है, किसी मेटल को उसके ही किसी एक्वा सोल्यूशन में डिप किया गया है, तो एक्वा सोल्यूशन में ढेर सारे मेटल आयन होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे 2 फिनोमिना काम करता है बेटा किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, कि कोई भी इलेक्ट्रोड या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव। कैसे होता है? तो जो हमारे जो सोल्यूशन में जो आयन्स होते हैं या तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं। देखिए कैसे, इसको ध्यान से, ये जो हमारे मेटल आयन है सोल्यूशन में, जो कि एक्वा सोल्यूशन है ना, ये देखिए डिपॉजिट हो रहे हैं, एक ये फिनोमिना हो सकता है। दूसरा जो क्षण पे जो मेटल है वो आयंस के रूप में सोल्यूशन में आ रहा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एंड दीज इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड पोजीशन एट द इलेक्ट्रोड या सरफेस ऑफ द रॉड, सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस केस में आप देख रहे होंगे नेगेटिवली चार्ज है और इस केस में पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये गेन कर रहा है। नहीं, दोनों केस होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा ये कौन सा ये या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या सॉल्यूशन की जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है उसके फिनोमेना पर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, या मेटेलिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि क्या ये शो करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा या निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बनेगा। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज इसलिए बन रहा है क्योंकि आयंस जो है सोल्यूशन में आ जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्षण पे पोजीशन ऑक्युपाइड कर रहे हैं।
ये पोजीशन जो है हमारी एनोड की होती है, क्योंकि क्षण अगर निगेटिवली चार्ज है दैट इज एनोड, नेगेटिवली चार्ज जो होता है वो एनोड है। यहाँ जिंक नाइट्रेट के सोल्यूशन में है तो ये एनोड का काम कर रहा है, जबकि कॉपर हमारा इसके अपोजिट में इसकी जो फिनोमिना है वो रिड्यूस होने की ज्यादा है, ठीक है ना बेटा, उसकी रिड्यूस होने की ज्यादा है। सॉरी म्यूट हो गया था, सॉरी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कनेक्ट एनर्जी तो लो है, इसलिए सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में और स्क्रीन भी नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, लग रहा है नेट की कुछ दिक्कत है, एक मिनट में दूसरा चेंज कर लेना। अब ठीक है। जी सर। ये सर अब आ रही। यहाँ डेनियल सेल एक एग्जाम्पल के रूप में है। एक्चुअली लाइट आ रही जा रही ना, इस वजह से दिक्कत है। तो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक जो है आयंस के रूप में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है रॉड पे आ जाते हैं। क्योंकि एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन छड़ के थ्रू कॉपर वायर से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ये देखिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन जब इधर कॉपर की तरफ आते हैं तो कॉपर उसको लेकर के रिडक्शन शो करता है, यानी और ये रिड्यूस हो जाता है। यानी जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और कॉपर रिडक्शन। इनमें आयनों की कमी को पूरा करने के लिए साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, यानी कहने का मतलब एल्कली जो होते हैं उनके ही हम सोल्यूशन ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होता है। जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाते हैं, कॉपर रिडक्शन, जिंक ऑक्सीडेशन। जब जिंक कंटिन्यूअस बार बार आयनों में आ जाता है तो बताइए यहाँ पर किस चीज की बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पूछना चाहेंगे हम, अगर जिंक लगातार आयनों में आता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन तो पास हो गए उधर, किस चार्ज, कौन सा चार्ज यहाँ एक्सेस में होगा? पॉजिटिव चार्ज जिंक की तरफ की नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सर। बड़ा वेरी गुड। अगर इसको न्यूट्रल करना है तो नेगेटिव चार्ज चाहिए और वो साल्ट ब्रिज से, ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो जो कमी होगी तो नाइट्रेट आयन उसको जो है बैलेंस कर देता है। इसी तरह कॉपर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो निगेटिव हो जाता है, इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन साल्ट ब्रिज से उधर चला जाता है। इसलिए न्यूट्रलाइजेशन हमारा जो है मेंटेन रहता है। पूरे साइकिल को हम देखें तो जो हमारा डेनियल सेल है बहुत अच्छा माना जाता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्टिक फिनोमिना यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शो करता है। यहाँ पे साल्ट ब्रिज को डबल लाइनों से शो करते हैं और इस तरह से रिएक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल लाइन ये शो कर रहा है कि हाफ इलेक्ट्रोड, डबल लाइन शो करता है हमारा पैरेलल लाइन जो है वो साल्ट ब्रिज को। तो हाफ इलेक्ट्रोड में एक तरफ होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी तरफ होता है रिडक्शन पोटेंशियल।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन एंड रॉड, यानी सरफेस ऑफ द रॉड, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड के जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। यानी आप देख सकते हैं एमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द राइट हैंड हाफ सेल एंड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड, यानी कैथोड माइनस एनोड। ई सेल हम कैलकुलेट करना चाहें तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हमारा जो है करंट फ्लो होने का चार्ज है जो पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का चार्ज निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर चलता है। तो निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम एनोड कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। ये हमारी डेनियल सेल की पहचान है। इसमें हम और चीजें आगे कर सकते हैं कि सेल पोटेंशियल क्या होता है या सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। किसी का जो है उम्मीद कर लीजिएगा। सेल पोटेंशियल क्या है इसको हम लोग समझते हैं एक बात। सेल पोटेंशियल, पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है भाई, सिंपल सा है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं किसी का सेल पोटेंशियल अगर मेजर करना है तो हम एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जोड़ करके उसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन हम करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए हमने इसमें बहुत ही आसान है, सिंपल सा है कि एक हाफ सेल है जिसमें हाइड्रोजन गैस हमारा प्लेटिनम यानी प्लेटिनम कैटलिस्ट जो होता है उसके इलेक्ट्रोडों के बीच हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं और जिसको हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसका की पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखें तो 0.00 होता है। इसके ऊपर सभी ऑक्सीडेशन वाले होते हैं और इसके नीचे इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल शो करते हैं। इसकी बनावट जो होती है कुछ इस तरह से होती है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ग्लास ट्यूब में होता है जिसमें हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन 1 मोलर हाइड्रोजन का हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जहां से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन देता है, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारा जो है सेल रिएक्शन होता है, हाफ सेल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन ले करके हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो हम इलेक्ट्रोड इससे जोड़ रहे हैं उसका पोटेंशियल हमारा कैलकुलेट करने पर ये रिडक्शन का काम करेगा कि ऑक्सीडेशन का। बेसिकली हम इसको इसी तरह से शो करते हैं। तो जब कभी व्हेन ऑल आयन कंसंट्रेशंस आर 1 मोलर रिडक्शन पोटेंशियल आर कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एट रूम टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारा जो होता है वो 1 मोलर कंसंट्रेट सोल्यूशन हमारी अगर कंसंट्रेशन फिक्स हो और उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल डेवलप बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स या डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड यानी पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन और इलेक्ट्रिक रॉड at 25 degree centigrade temperature where the concentration of the solution is 1 molar known as standard electrode potential। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हम जिंक के रूप में करेंगे तो जिंक का आ जाएगा ऑक्सीडेशन क्योंकि इसकी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर कॉपर के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा रिडक्शन शो करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं इस नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट का वाला कैसा होता है कैथोड, है ना। अगर हमारा टोटल मान लीजिए यहाँ वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही 0.76 वोल्ट पूरे सेल का, अगर जिंक इलेक्ट्रोड जोड़ा गया जब हमारा SHE से तो हाइड्रोजन का तो 0 होता ही है। तो लेफ्ट अगर हम निकालेंगे तो कितना आ गया कैथोड 0 माइनस में आ जाएगा। हाँ माइनस का मतलब ये हो गया कि हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कैलकुलेट हो गया। जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि नहीं, बताओ बेटा। अगर यही कॉपर से कॉपर से जोड़ोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब हाइड्रोजन से नीचे है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
हमारा 0 है, तो कैलकुलेशन पे हमारा 0.34 वोल्ट आ रहा है, पोटेंशियल ऑफ कॉपर पॉजिटिव हो गया, यानी यहाँ पर ये कैथोड है ये। तो इस तरह से हमारा जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया जा रहा है कि अगर हम सिंपल कॉपर को अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में रख देंगे तो क्या कोई रिएक्शन होगा क्या? HCl में नहीं होगा, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड में रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है बेटा, इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज है, हालांकि सब लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर का है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से बताया जा रहा है। ये रिएक्शन जो आपको दिखा रहा है ये रिडक्शन पोटेंशियल में ही दिखाया, हम लोग शो करते हैं। तो यहाँ पर सभी का देखिए कॉपर है रिड्यूस हो रहा है, इसी तरह हाइड्रोजन, लेड, टीन, ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको याद करने का तरीका है कि जैसे मान लीजिए अगर एक छोटा सा लिथियम सबसे ऊपर होता है, लिकबा, सरकाना, मग, अलमंजन, क्रफी, सीडी, कोनी, सनपा, हाइड्रोजन। लिकबा सरकाना मतलब हो गया लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, है ना, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, तो ये सारे मतलब सिस्टम है। यहाँ पर उल्टा दिए तो CBSE के केस में इस तरह से दिया गया है, बल्कि यूपी वाले में जो है लिथियम ऊपर से दिया गया है, शो करके किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारा ऑक्सीडेशन शो करेगा कि रिडक्शन शो करेगा, जबकि नीचे वाले जितने हैं वो सब ऑक्सीडेशन, लिथियम ऑक्सीडेशन शो करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही निगेटिव है। जो जितना निगेटिव वैल्यू वाला होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना बेटा? हाँ, देख रहे होंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, न कि लिथियम आयन, क्योंकि बहुत से लोग इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। जैसे जैसे सीरीज में हम ऊपर जाएंगे, बिगिनिंग फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन के ऊपर का हिस्सा जो है कैथोड का काम करता है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, जबकि नीचे वाला हिस्सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि दो इलेक्ट्रोड है, एक का है +0.34, दूसरे इलेक्ट्रोड का है -0.15 वोल्ट, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोड एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा? जो निगेटिव वैल्यू वाला होगा या मिनिमम निगेटिव वाला होगा, यानी निगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा वो एनोड का काम करेगा, और जितना अच्छा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना अच्छा कैथोड होगा। हाँ बेटा, तो जैसे क्वेश्चन आया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रेट आयन, I2 या क्रोमेट आयन? डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, बहुत बढ़िया। Yes, sir. ये कंफर्म है ये? और लोग बताएं। यस सर, यही है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, बताओ क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन केमिकल सीरीज में क्रोमियम जो है ऊपर आता है ना, प्लस ऑक्सीजन। एक तो ये भी पहचान है, दूसरी चीज अगर हमें वैल्यू दे दी जाए तो वैल्यू से भी पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हमारे जैसे एग्जांपल लिए जाते हैं, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इनका हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड का कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी। अगर हम 3 आपको मेटल बता रहे हैं, कौन बताएगा कि सबसे अच्छी इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी किसकी होती है? गोल्ड, सिल्वर की, सिल्वर सर, सिल्वर सिल्वर। सिल्वर। अच्छा, कॉपर और सिल्वर में क्या डिफरेंस है, कौन सी सबसे अच्छी है? सर? सिल्वर सबसे बेटर है। सिल्वर। 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 इसका क्या रीजन क्या है इसमें? कोई बता सकता रीजन कि सिल्वर क्यों ज्यादा है? हाइड्रोजन के Cu से नीचे है सर वो। तो वो बहुत अच्छा हो गया, इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी मानी जाएगी। हालांकि देखिए कंडक्टिविटी हमारा जो है बीटेक फर्स्ट ईयर में इसका बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का नहीं है इस्तेमाल है, लेकिन फिर भी हम आपको इसमें आपको थोड़ा सा एक बता देंगे रिवीजन के रूप में। हम लोग अभी
थोड़ा इसको देखेंगे, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और सेल कांस्टेंट, ये क्या है थोड़ा सी जानकारी जरूरी है, क्योंकि ईएल वाले भी बच्चे हैं तो ईएल में तो जानकारी होना जरूरी है। सर आप हाँ जी सर उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता होगा सिल्वर का। रेजिस्टेंस ठीक है, आप लोग सोचिए, ही बताते हैं उसका रीजन, आपके इसी में आंसर इसी में आ जाएगा। ये एक थोड़ा सा जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जो सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, वो है कि आप एक खुद भी एक सेल बना सकते हैं, वोल्टेज सेल, सिल्वर वायर या फिर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डुबो करके इस तरह से बना सकते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड, ये आपकी पहचान के लिए ही है, एक कैलकुलेट करना होगा रिनॉट सेल, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डायरेक्शन भी देख सकते हैं। देखिए हाई स्कूल से पढ़ाया गया है कि वोल्ट मीटर के जरिए हमें क्या पता लगता है, या मीटर के जरिए या गैल्वेनोमीटर के जरिए, तो ये जानकारियां होनी जरूरी है बेटा, तो इसीलिए प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। अगर आपको कोई सेल दिया जाए तो इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और कौन सा कैथोड। जैसे यहाँ उदाहरण देख ही रहे हैं आप, सिल्वर पॉजिटिव है ना, हाइयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, हाइयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला क्या होगा, कैथोड होता है, कैथोड। जबकि लोअर स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाला हमारा एनोड का काम करता है। यही पहचान है बेटा हमारा। तो सिल्वर रिडक्शन में जाएगा, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे से जान जाएं इसको, कि दोबारा पढ़ने की झंझट ही नहीं आएगी। अच्छा, इसमें जो फिनोमिना एक हमने आपसे बताया था कि कोई भी सेल कब हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव काम करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्टली जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं। जैसे जिंक के लिए हम केस करें बेटा, तो जिंक आयन जब हमारा सोल्यूशन में आ जाता है तो जिंक के पीछे के जो ऑर्बिटल होते हैं कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, होते कि नहीं, यस सर। है ना। यस 4s2 जो है तो यस तो पूरा चला गया, 3d10 पूरा फुल है। अब कॉपर के केस में क्या ऐसा होता है क्या, कॉपर अगर आप निकाल दो तो इलेक्ट्रॉन तो कितना बचेगा आखिरी में, 3d5 4s1 3d4 ना 3d9 सर, 3d9 सर, 8 बचेगा। 9 सर, 3d9 बचेगा, वेरी गुड। 9 बचेगा। तो सोचो कि अच्छा बताओ, जब 3d9 है तो अब आप सोचो, ऐसे ही दिमाग लगाना है, कॉपर में 3d9 बचा जबकि जिंक में 3d10 है, तो कौन वापस आ सकता है, किसकी जरूरत है, कॉपर की है ना, क्योंकि उसको जरूरत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कॉपर की। हाँ, तो इसीलिए बेटा ये दूसरी पहचान है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वो हमारा मोस्टली चांस हमारा होगा कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोड, है ना। इसीलिए कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मजबूर हो जाता है, वो कैथोड ही बनता है। ये मतलब रीजन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर न ले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन किसका काम करेगा कौन नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, विदाउट ECS, विदाउट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा बेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला होगा, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल वाला होगा। और वैल्यू सर गिवन है तो कंसेप्ट, जी बेटा, ये कंसेप्ट रिपीट कर दीजिए सर एक बार। ये जैसे हमने बताया बेटा कि जिंक और कॉपर का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि जिंक में 4s2 3d10 होता है ना बेटा, 4s2। जी तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 3d10 इनर ऑर्बिटल सारे कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल स्टेज। लेकिन कॉपर जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे या एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही नहीं सकता क्योंकि दोबारा फिर करेगा वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 4s2 तो चला गया, 3d9 बच जाएगा। यानी अभी भी उसकी इनर सेल हमारी कंप्लीट नहीं है। तो जब कंप्लीट नहीं होती है तो भले ही वो खुद देर के लिए ऑक्सीडेशन दे, लेकिन सिचुएशन अगर थोड़ी सी भी चेंज हुई, चाहे वो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या जरा सा भी चेंज हुआ, तो वो तुरंत जो है रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कॉपर जो है रिड्यूस जल्दी होता है, यानी रिडक्शन प्रोसेस जल्दी शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब ये कह सकते हैं कि नॉन स्टेबल कंडीशन ऑफ द इनर सेल, यानी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, 3d9 बचता है इसी वजह से। सर, थैंक यू सर। इसी तरह हमारा एल्यूमिनियम भी है, इसी तरह आप सिल्वर का भी जान सकते हैं।
हाँ, अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो उसका एक सिंपल तरीका है, हमने बताया था डिप्लोमा में भी, आप लोगों को भी बता दें। एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपीएस एंड सो ऑन। ये याद रखिए, इसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको तैयार है तो बहुत चीजें पता लग जाती है। ये इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है ना, यहाँ पर आपका वोल्टेज सेल है इसको यहाँ पे बार बार ये फिगर से चल रहा है कि आप लोग इसको जाने अच्छे से कि यहाँ पे क्या है। अगर मान लीजिए हम कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारा क्या फर्क पड़ेगा करंट में। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया है शायद। रियोस्टेट जब हम लोग लगाते हैं, रियोस्टेट, तो रियोस्टेट का काम क्या है बेटा Yes, कि नंबर ऑफ साइकिल्स जब बदल जाएंगे, भाई जितनी ज्यादा लंबी डिस्टेंस हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा कि करंट कम होगा कि ज्यादा होगा। ये इसलिए दिखा रहे हैं ना बेटा, क्योंकि आपके यहाँ एक प्रैक्टिकल है हमारे यहाँ कंडक्टिविटी मेजरमेंट करने का। तो हमारे यहाँ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल है। पहले क्या होता था कि हम लोग रियोस्टेट वगैरह इस्तेमाल करके देखते थे, भैया कम ज्यादा करके, है ना, वोल्टेज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लंबाई बढ़ा दिया, नहीं ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए। अभी क्या है, अभी डायरेक्ट हमारे पास कंडक्टिविटी मीटर है, सीधे हमने डिप किया सॉल्यूशन में, रीडिंग नोट कर ली कि कंडक्टिविटी कितनी है ना। इसी तरह पीएच मेजरमेंट करना हो, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये सारे जो है आपके, ये सारे जो एग्जांपल है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, आपको 3 प्रैक्टिकल भी है, एक्सपेरिमेंट है। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ पीएच, है ना, ये आपका जो है निकालने के लिए, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये कुछ है ऐसे। तो ये आपको मतलब हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट भी है, इसलिए थोड़ा सा दिखाया जा रहा है नेक्स्ट इक्वेशन में। आज का जो हम सिर्फ टॉपिक रख रहे हैं केवल नेक्स्ट इक्वेशन ही रख रहे हैं। जैसे आए क्वेश्चन, हाउ कैन बी डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल इफ द कंसंट्रेशन आर नॉट 1 मोलर, कैसे आप पता लगाएंगे। तो इसी को हम लोग जो डेरिवेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट इक्वेशन, जिसे वाल्टर नर्स्ट ने दिया था गैल्वेनिक सेल के लिए, है ना। इसे हम लोग इस तरह से कुछ डिनोट करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। क्यू यहाँ पर हमारा जो है, अभी हम लोग क्यू को डिफाइन करते हैं, क्या है क्यू। क्यू हमारा जो है अमाउंट ऑफ चार्ज है, जिसे हम लोग देखते हैं ये चार्ज कैसे हुआ बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ई नॉट सेल तो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। और आप जानते हैं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स टी हमारा टेम्परेचर है, या फिर यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर, इसको रोक के ये चलने देते हैं, इसको आप पूछेंगे कि यहाँ रिएक्शन कोसेंट है, तो कोसेंट हम लोग निकाल ही लेंगे, या चार्ज ट्रांसफर भी है, दोनों हम कह सकते हैं बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम आयन का बनना, हाउ मच फैराडे इट प्रोड्यूस, कितना कूलम चार्ज ये प्रोड्यूस करेगा। 3F। 3F सर, 3F। वेरी गुड सवाल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Three. ट्रांसफर और गेन, इलेक्ट्रॉन ठीक, वेरी गुड। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, वो सब हमारा जो है इसमें आता है। जो इस रिएक्शन में हमारा रिएक्शन कोशेंट था, वो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे ए प्लस बी, आपने लास्ट मास सेक्शन उसमें गोल्डबर्ग और वागन जो दिया था आपने पढ़ा है, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का सेम कॉन्सेप्ट है। C पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B। लेकिन एक तो ये, जब हमारा ये तब होता है जब हमारा इक्विलिब्रियम हो, तब हम लोग इस रिएक्शन कोशेंट को लगाते हैं, अदरवाइज हम कोई दूसरा फार्मूला इसमें यूज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेल वोल्टेज ऑफ ए डेनियल सेल रनिंग विद 0.1 मोलर जिंक सल्फेट एंड 0.5 मोलर कॉपर सल्फेट एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्योंकि कंसंट्रेशन गिवन है, टेम्परेचर आपका 25 ही रहता है, तो टेम्परेचर से हमें कुछ ज्यादा लेना नहीं। तो हम इसमें कैथोड क्या है बेटा, कॉपर, और एनोड क्या है, जिंक। तो अगर ई नॉट सेल नहीं दिया है तो पहले इसको निकालेंगे,
ई नॉट सेल को ई कैथोड माइनस ई एनोड से। ये नोड तो ये हमारा जैसे कि स्टैंडर्ड है दिया ही गया है, तो इससे ई नॉट सेल कैलकुलेट हो जाएगा जिंक आयन और कॉपर का। अगर आप हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, जिंक रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन while copper represents reduction reactions। ओवरऑल रिएक्शन में हम देखेंगे कि जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो दो ही हो रहा है। ये दो अगर हम जब फार्मूले में वहां रख देते थे एन और एफ की वैल्यू और आर की वैल्यू, तो हमें एक सिंपल पाई यानी एक सिंपली एक फार्मूला बनता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग क्यू। इस तरह से निकालते थे। पहले ई नॉट सेल अगर निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट से कैलकुलेट हो गया, 1.10 वोल्ट आ गया। ये वैल्यूज हम इसमें रखेंगे। जो हमारा यहाँ पर कोशेंट है उसमें अगर हम जो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक है और कॉपर है, ये चूंकि न्यूट्रल है तो उनको हम यूनिट मानते हैं बेटा, हमेशा एक इकाई ही मान के चलते हैं। तो बचा क्या फिर इसमें? जिंक आयन बचा, प्रोडक्ट में जिंक आयन है ना रिएक्शन में, और रिएक्शन और इधर जो हमारा कॉपर है वो डाउन दी साइड आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑक्सीडेशन वाला जो होता है वो ऊपर रहेगा, रिडक्शन नीचे हमेशा रहेगा, है ना बेटा? बताइए कोई समस्या है इसमें? नो सर। तो रिएक्शन कोफिशिएंट्स में जो हमारा जो वैल्यूज होता है जिंक आयन और कॉपर आयन, इस तरह से यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, तो हमारा ई सेल आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि लॉग ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पॉइंट हट गया 1.5, तो 0.02, 2 की वैल्यू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। 0.9 तो लॉग 10⁻⁻1 है, तो आसान है, जो आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। इसलिए यहाँ ये जो आपको देख रहे हैं पीएच मीटर, इससे हमारा जो है पीएच भी निकालते हैं। अच्छा, हम कुछ क्वेश्चन आपको वैसे भी कराएंगे अपने उससे वीडियो से, होता कल हम क्लास लें तो, या नेक्स्ट टाइम पे जब भी आएंगे तो उसमें हम उसमें हम आपको बोर्ड पे कराएंगे। तो उसमें आपका जो एक एप्लीकेशन है ये डिटरमाइन कर सकते हैं पीएच भी बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। या जैसे क्वेश्चन दिया गया पीएच है इसका निकालने का, पीएच 9 है, तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻9 मोलर कंसंट्रेशन दिया गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिडक्शन ही तो देगा। मोस्टली एक इलेक्ट्रॉन का है यहाँ पे, यानी एन की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 है। और चूंकि हाइड्रोजन गैस है तो हम लोग प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेते हैं। हाइड्रोजन प्रेशर हमारा जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लिया जाता है। मोस्टली ये दिया रहेगा, आपको नहीं दिया रहेगा तो उसको भी आपको तरीका मैं बताऊं कैसे चेंज कर सकते हैं। एन की वैल्यू यहाँ 1 है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का है ना। और ई नॉट सेल आप जानते हैं 0 होता है। ये हाफ इलेक्ट्रोड है बेटा, हाफ इलेक्ट्रोड का ई सेल निकालने का ये फार्मूला है। हम लोग कैसे, अगर मान लीजिए हम न निकाले भैया, 2 इलेक्ट्रोड है, गैल्वेनिक संदन निकाले, तो हम हाफ सेल का ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, वैल्यूज पुट करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा, और चूंकि हमारा रिडक्शन हाइड्रोजन आयन का हो रहा तो 1/, में आ जाएगा वो। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी, हमारा ये शो करता है ना। ये हम इस तरह से निकालते हैं। डेनियल सेल हमारा बहुत ही इफेक्टिव है। किसी पूरे हम लोग पूरे गैल्वेनिक सेल का भी निकालने का तरीका है, अलग अलग कंसेंट्रेशन है तो भी निकाल सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन हम आपको और देंगे बाद में, आप लोग घर के करिएगा उसको। यहाँ देखिए जिंक और कॉपर आयन का है, तो इस तरह से हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन आ जाएंगे जहां पर हमें एन की वैल्यू को करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों रिएक्शन लिखने पड़ते हैं, और वहाँ इक्वल करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनों को, ताकि हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिले। तो वहां पर हमारा जो है जो लॉग क्यू की वैल्यू है, वहाँ जिंक आयन की जगह पे पावर भी आ जाएगा, और इस तरह से हमारा कैलकुलेशन जो है चेंज हो जाएगा। तो अभी जो आपने देखा था ये फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोगों ने किया था। अभी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम में डिफरेंस तो निकाल ही नहीं सकते। निकाल सकते हैं क्या? नहीं। और ई सेल क्या है बेटा? डिफरेंस ही होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। जब वो आ गया तो ई सेल तो 0 हो गया।
जब ई सेल 0 यस सर। तो हमारा जो फाजिया मतलब एप्लीकेशन है ये कि in case of equilibrium E cell becomes 0 because there is no difference between two electrodes at equilibrium. Hence E naught cell can be calculated by this formula 2.303 RT upon NF. और जो लॉग क्यू कोसेंट था हमारा वहां पर हम केसी लिया जाता था। यहाँ एक एग्जांपल आप सामने देख रहे होंगे, ये गैल्वेनिक सेल है यूजिंग मैग्नीशियम एंड निकल। ये रिएक्शन दिया गया है फार्मूला। What is the equilibrium constant of this cell? Try to solve this problem on your own before proceeding. कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ क्या आ सकता है, इसका सलूशन भी सामने है, क्योंकि इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल दोनों का लिख लिया है। तो पहले हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल निकालेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट या कैथोड माइनस एनोड से। वो आंसर 2.1 वोल्ट आ गया है ना। तो इसे तो हमारा सिंपल सा है, ई नॉट सेल हमारा इसमें सीधे कैलकुलेट हो गया। अभी ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल है अगर, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, तो लॉग केसी की वैल्यू निकालने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हमने रिएक्शन जब बैलेंस किया था तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर और गेनिंग 2 ही थी, तो एन की वैल्यू 2 है, तो लॉग केसी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो हमको एंटी लॉग और लॉग निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कैलकुलेटर जो है परीक्षा में अलाउड है, प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर छोड़ के। तो केसी से एंटी लॉग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कैलकुलेटर ना भी हो तो आपको एंटी लॉग निकालना आना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, या मैथ वाले से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन है। एक और इसका एप्लीकेशन है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी कैसे आ गई, यही हमारा आता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? वास्तव में फ्री एनर्जी है जो होता है वो वाकड़न के बराबर ही होता है। और वाकड़न क्या होता है बेटा? वाकड़न का मतलब जो चार्ज ट्रांसफर है ना। अभी इसको हम लोग और चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पर सिंपली फेम लेते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा ब्रॉड रूप है हमारे कोर्स में थर्मोडायनेमिक फंक्शन के रूप में। यहाँ जो फार्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई सेल। ई नॉट सेल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि डेल्टा जी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। कौन बता सकता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई बता सकता है? पे डिपेंड करे, वो इंटेंसिव और जो ना डिपेंड करे, रिएक्शन पर डिपेंड करती है। डिपेंड करती है बेटा। वॉल्यूम पर है। अरे तो जल्दी बोलो, चलो सर तो जो ठीक। क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। डिपेंड ऑन मास। मास पे कौन डिपेंडेंट होता है? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव, Extensive। इंटेंसिव सर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास में हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड सवाल। तो ठीक है, तो हम डेल्टा जी निकालने कई तरीके हैं। हम इसमें आरटी लॉग के भी ले सकते हैं, क्योंकि पी डेल्टा बी को हम लोग डेल्टा एन आरटी लेते हैं। डेल्टा एन यहाँ पर 1 अगर लेंगे गैस के लिए तो हमारा आरटी लॉग के से निकाल सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफपी। डेल्टा जी का मतलब निगेटिव होना बहुत जरूरी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस को शो करता है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर निगेटिव वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। और जब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही नहीं होगा, क्योंकि ये स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है ना बेटा, जहाँ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। मैं जो बता रहा था एप्लीकेशन है, ये पांचवा एप्लीकेशन है गैल्वेनिक सेल का, यानी न्यूमेरिकल्स का। इस केस में आप देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम आयन यानी 3+ है, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर, जबकि जिंक 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का है। तो हमारा जो बैलेंस इक्वेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पहले बैलेंस करेंगे नहीं बेटा? तो उस जब करेंगे उसमें तो इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन में, 3 का मल्टीप्लाई जिंक में करेंगे। टोटल एन कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएगी एन की वैल्यू। कुछ इस तरह से जो नीचे दिया गया है बैलेंस।
ई नॉट सेल तो अब आप निकाल लोगे कि सिंपल सा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा तो हमारा इसी तरह से निकालेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, जिंक रिडक्शन। बैलेंस करने के लिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल रिएक्शन ये आया, यहाँ पर n की वैल्यू 6। अगर किसी को समस्या है तो 2 हाफ सेल अलग अलग लिख के दिखा देना, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से आ जाएगा 2Al + 3 जिंक। अगर आप उस तरह से शो करते Al से Al3 + 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के तब जो है उसमें रिड्यूस हो जाता, फिर बैलेंस करते। अभी पहले हमको इस फार्मूले में निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, ई सेल, है ना। ई सेल अगर हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो n की वैल्यू 6 है और F हमारा फैराडे है, यानी 96,500 कूलम। वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई कठिन नहीं है निकालना, कठिन है क्या? नो सर। नो सर। अगर इक्विलिब्रियम है तो भी आप निकाल सकते हैं, है ना। हाँ सर। लॉग केसी की वैल्यू ई नॉट सेल रख दीजिए यहाँ पर। अभी नॉट सेल आपको पता है तो हमारा केसी की वैल्यू भी आ जाएगी। एंटी लॉग लेकर के हम लोग केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल के अभी हम लोग ये जो है एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ये 2-3 एप्लीकेशन और भी है। ई सेल अगर पॉजिटिव है, डेल्टा जी निगेटिव है, तो हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या सही होगा कि गलत होगा? ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव? पॉजिटिव होना चाहिए। सर पॉजिटिवली होना चाहिए। वेरी गुड। ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए और हमारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी डेल्टा जी निगेटिव। नेगेटिव। डेल्टा जी तभी नेगेटिव होगा सर। तो हमारी जो कंडक्टिविटी, अब देखिए इसमें कुछ चीजें और है जो आपको हम थोड़ा सा फ्लैशबैक ले जा रहे हैं केवल रिवीजन के लिए, या इसको कहिए तो नेक्स्ट टर्न पे रखें, नहीं तो अभी आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? बस करें, बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर, आज इतने ही रखते हैं। हम लोग कह रहे हैं तो सर आज के लिए काफी